बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम जनरेटर के बेरिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बेरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बेरिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी इक्विपमेंट में जब हमें स्मूथ रोटेशन की ज़रूरत हो या रिक्वायर्ड हो तो वहाँ पर हम बेरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेरिंग इक्विपमेंट्स के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और स्मूथ रोटेशन हमें प्रोवाइड करता है। जैसा कि मोटर और जनरेटर दोनों में बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हमारा रोटर है वो स्टेटर के अंदर बिल्कुल स्मूथली रोटेट कर सके। कुछ कंपनियां वर्ल्ड वाइड बेरिंग बनाती हैं जो कि बेरिंग की फील्ड में स्पेशलाइज हैं। तो उन्हीं के बेरिंग जो है वो तमाम इक्विपमेंट्स में और कंपोनेंट्स में यूज़ की जाते हैं। जो फेमस कंपनीज़ हैं उनमें SKF है, NTN है, INA है, NSK है। इस तरह की कंपनीज़ वर्ल्ड वाइड बेरिंग बनाती हैं। हर तरह के बेरिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं। स्लीव टाइप बेरिंग, इसी तरह बॉल बेरिंग्स, फिर ग्रीसेबल, नॉन ग्रीसेबल। तो अगर हम बेरिंग की डिटेल में जाएंगे तो एक अलग टॉपिक है। तो हमें सिर्फ जनरेटर से रिलेटेड बेरिंग का जो इस्तेमाल है आज उसको समझना है। अच्छा, मोटर्स के अंदर तो दोनों साइड पर बेरिंग यूज़ किए जाते हैं, यानी कि मोटर की जो शाफ्ट होती है रोटर की, उसके लेफ़्ट और राइट दोनों एंड्स बेरिंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन जनरेटर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस टॉपिक पे कि हमारे जो अल्टरनेटर्स होते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर्स होते हैं, इनमें दो तरह के जनरेटर यूज़ किए जाते हैं। एक सिंगल बेरिंग होता है और एक डबल बेरिंग। तो डबल बेरिंग में तो मोटर की तरह हमारा जो रोटर है वो दोनों साइड से बेरिंग्स के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन सिंगल बेरिंग में क्या होता है कि सिर्फ एक साइड पर, यानी कि नॉन ड्राइव एंड साइड पर बेरिंग होता है और ड्राइव एंड साइड पर बेरिंग की बजाय हम डायरेक्टली कपलिंग के ज़रिए से इंजन के या प्राइम मूवर के फ्लाई व्हील के साथ उसको कपल्ड कर देते हैं। तो वहाँ पर बेरिंग की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। सिर्फ दूसरे एंड पर जो कि नॉन ड्राइव एंड कहलाता है, NDE, उस साइड पर हम बेरिंग यूज़ करते हैं। तो अल्टरनेटर्स या तो सिंगल बेरिंग होगा या डबल बेरिंग होगा। तो जनरेटर के अंदर यूज़ होने वाले बेरिंग्स की अगर हम लाइफ के ऊपर बात करें तो इसकी जो लाइफ है वो उसको मतलब 100% नहीं कहा जा सकता कि ये इतने हज़ार घंटे चलेगा या इतने साल चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं उसकी लाइफ के ऊपर, जिन पे अभी हम बात करेंगे। वैसे अगर हम देखें रफली तो 30,000 टू 40,000 आवर्स इसकी लाइफ बताई जाती है कि इतने आवर्स के बाद हमें इसको लाजमी चेंज कर देना चाहिए। यानी कि जब हम इंजन की मेजर ओवरहॉलिंग करें, अगर उस वक्त कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर उस वक्त ना हो तो फिर हम 30 से 40 हज़ार घंटे के दरमियान अल्टरनेटर्स के जो बेरिंग है वो चेंज कर देने चाहिए हमें। तो अब कुछ कॉजेज़ को देख लेते हैं जिसकी वजह से बेरिंग की जो लाइफ है वो रिड्यूस होती है या जो है हमारा एक्सीडेंट होता है, रोटर स्टेटर से टकराता है बेरिंग के फेलियर की वजह से। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो बेरिंग पर इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बेरिंग को लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड है, चूँकि वहाँ पर फ्रिक्शन हो रही है। तो वो लुब्रिकेशन ग्रीस की शक्ल में दी जाती है। वहाँ पर ल्यूब ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि ग्रीस के ज़रिए से बेरिंग की लुब्रिकेशन होती है। तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम टाइम टू टाइम ग्रीसिंग करते रहें, अगर वो ग्रीसेबल टाइप बेरिंग है तो फिर उसकी लाइफ जो है वो बढ़ती है। अगर हम प्रॉपर ग्रीसिंग ना करें तो हमारे बेरिंग की जो लाइफ है वो रिड्यूस होती है। अगर बेरिंग नॉन ग्रीसेबल टाइप है तो फिर उसमें ग्रीसिंग नहीं हो सकती बल्कि उसको एक सर्टेन टाइम के बाद हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ डायनामिक लोड, यानी कि ऐसा लोड जिसमें बहुत ज़्यादा हरकत हो। अब जनरेटर के ऊपर तो डायनामिक लोड नहीं होगा, लेकिन जनरेटर के ऊपर जो लोड होता है वो वेरिएबल होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है लोड में तो जाहिर है कि हमारी जो रोटर की फील्ड है वो कम ज़्यादा होगी। जब भी जनरेटर के स्टेटर पर उसकी मेन वाइंडिंग्स पर लोड में वेरिएशन होगी तो वहाँ पर फील्ड का कम ज़्यादा होना बेरिंग के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। तो इसीलिए अगर स्मूथ लोड है, हमारे कांस्टेंट लोड है जनरेटर पर, तो वहाँ पर बेरिंग की लाइफ ज़्यादा होगी। अगर बहुत ज़्यादा हंटिंग है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है लोड में, या बहुत ज़्यादा टॉर्क लोड आता है जनरेटर पर, तो वहाँ पर बेरिंग की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये कि बेरिंग की अलाइनमेंट का प्रॉपर ना होना। इंस्टॉलेशन के वक्त अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीके से अलाइनमेंट नहीं की गई है बेरिंग की तो भी उसके फेल होने के चांसेस होते हैं।
चौथी फिर उसकी क्वालिटी के ऊपर आती है कि हम कौन सी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी का है या एक लोकल मार्केट में बना हुआ बेरिंग है। पांचवी चीज़ आती है उसकी मॉनिटरिंग। बड़े जनरेटर्स में तो हमारे बेरिंग्स के साथ टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए होते हैं जिनकी हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कंट्रोल रूम में, कि जनरेटर के जो बेरिंग्स हैं चाहे वो दोनों साइड पर हैं या एक साइड पर है, उसका टेम्परेचर कितना चल रहा है। तो हम टेम्परेचर से इस बात को पकड़ सकते हैं कि हमारा बेरिंग इस वक्त सही कंडीशन में, यानी अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम फेलियर से पहले ही डायग्नोस कर सकते हैं और उसको फॉल्ट को जो है वो ट्रबल शूट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि बेरिंग के साथ क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है, जैसा कि नॉर्मली छोटे जनरेटर्स में हमारे बेरिंग के साथ टेम्परेचर सेंसर्स नहीं लगे हुए होते, तो वहाँ पर हमें नहीं पता चल रहा होता कि बेरिंग की क्या कंडीशन है। तो फिर वहाँ पर हमें उसके अकॉर्डिंग जो कि उन्होंने टाइम दिया हुआ होता है कि भाई इसको इतने हज़ार घंटे पर आप रिप्लेस कर दें या इतने हज़ार घंटे पर इसकी ग्रीसिंग करें, तो फिर हमें उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कमिंस के जनरेटर्स में स्टैमफोर्ड के जनरेटर्स अल्टरनेटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो स्टैमफोर्ड ये कहता है कि 4 से 5 हज़ार घंटे के दरमियान ग्रीसिंग लाजमी की जाए अगर वो ग्रीसेबल टाइप बेरिंग है। और इसी तरह लेरो समर और कैटरपिलर के जो अल्टरनेटर्स होते हैं उनमें 2000 से 3000 घंटे के दरमियान ग्रीसिंग ज़रूर करनी चाहिए बेरिंग्स के अंदर। इसी तरह पीएमजी टाइप जनरेटर में हम पीएमजी के गैप के ज़रिए से बेरिंग की कंडीशन का अंदाज़ा लगाते हैं। तो अगर गैप जो है उसकी अलाउेबल रेंज में है तो फिर सही है, अगर उसका गैप किसी एक तरफ से कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि अब हमें बेरिंग जो है वो चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा वाइब्रेशन टेस्ट के ज़रिए से हम बेरिंग का पता लगा सकते हैं कि हमारे अल्टरनेटर में अगर वाइब्रेशन ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि वो इंजन की वजह से या प्राइम मूवर की वजह से ना हो, बल्कि अल्टरनेटर की ही वजह से हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे बेरिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो वाइब्रेशन की जो रेटिंग है या वाइब्रेशन की जो वैल्यू है वो विद इन रेंज है तो हमारा बेरिंग सही है। लेकिन अगर वो एक्सीड कर रही है लिमिट से तो फिर हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा कि बेरिंग की वजह से वाइब्रेशन है और हमें बेरिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा। और एबनॉर्मल नॉइज़ के ज़रिए से भी बेरिंग को डायग्नोस किया जा सकता है। अगर हमारे अल्टरनेटर में एबनॉर्मल नॉइज़ आ रही है तो हम बेरिंग को देख सकते हैं कि बेरिंग की वजह से या कोई और कंपोनेंट अंदर जो है वो फ्रिक्शन की वजह से नॉइज़ कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम बेरिंग की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, और अगर हम इन चीज़ों का ख्याल ना रखें तो फिर हमारे बेरिंग की लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। बाकी रहा इसको इंस्टॉल करने का यानी असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग का तरीका, तो वो हमें अकॉर्डिंग टू द मैनुअल करना चाहिए। जैसा भी उन्होंने तरीका बताया हुआ है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अगर वो मैनुअल ये कह रही है कि बेरिंग की इंस्टॉलेशन से पहले हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें, यानी कि उसको ऑयल में डिप करें, फिर उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए, मसलन 80 सेल्सियस होना चाहिए, उसके बाद हम उसको इंस्टॉल करें, तो फिर हमें उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि हम बाय फोर्स उसको शाफ्ट में जो है पुश करने की या उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करें। तो इंस्टॉलेशन अगर प्रॉपर होगी तो बेरिंग की लाइफ भी खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बेरिंग्स के हवाले से। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।